जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी करंट अफेयर्स का यूसेज और वेटेज बहुत ज़्यादा है। आज हम SBI CBO के लिए हमारी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है ये। हम आज के सेशन में जानेंगे कि कितने महीने के करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस हमें करना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, MCQ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या वो चीजें हैं जो हमें इस टाइम पर जब हमारा 1 महीना रह गया है एग्जाम को हमें अवॉइड करनी चाहिए। आपको एग्जाम की एक डिटेल्ड, आप कह सकते हो कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये समझाने के लिए मैं लास्ट में कुछ PYQs भी आपके लिए लेकर आई हूँ। यानी प्रीवियसली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को एक पैटर्न तो पता ही होगा, SBI CBO का पैटर्न है जहां पर 4 हमें सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना है। इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इंग्लिश जहां पर 30 नंबर का पूछा जाएगा, बैंकिंग नॉलेज 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी फिर से 30 नंबर का, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों के सवाल आएंगे। सिर्फ कंप्यूटर मत पढ़ के जाइएगा, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। 20 नंबर का पूछा जाएगा, 120 सवाल होंगे, 120 ही नंबर होंगे। 2 घंटे में आपको पेपर करना होगा। उसी के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा 30 नंबर का, जिसमें लेटर और ऐसे आपको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर, GA और करंट अफेयर। जब मैं GA और करंट अफेयर की बात करती हूं तो समझना सबसे पहले ये है कि GA और करंट अफेयर में हमारा सिर्फ GA नहीं आता है, यानी हमारा सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट नहीं आ रहा जो आपने यहां पर देखा है। जब मैं करंट अफेयर की बात कर रही हूं तो करंट अफेयर में मेरा इकोनॉमी भी इंक्लूड होगा और यहां पर बैंकिंग नॉलेज भी इंक्लूड होगा। यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। करंट अफेयर और GA की जब मैं बात करती हूं तो GA और इकोनॉमी जो कि 30 नंबर का है वो इंक्लूड होगा और बैंकिंग नॉलेज जो कि 40 नंबर का है वो इंक्लूड होगा। यानी मेरे यहीं से सिर्फ 70 नंबर आ रहे हैं अगर मैं 120 में से यहां पर बात करती हूं तो एक ऐसा सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और GA एक ऐसा सब्जेक्ट जो काफी ज्यादा मार्क्स हमें ला सकता है। तो उसको हमें कैसे तैयार करना है, इस 1 महीने में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डिविजन्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं GA और मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो मेरे को एक स्टैटिक पोर्शन पूरा करना होता है। स्टैटिक पोर्शन यानी जो चीजें चेंज नहीं होती, जैसे इन्फ्लेशन की अगर जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर लाइन इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं वो सेम ही रहेंगे। WPI CPI की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जो डेफिनेशन सेम रहेगी वो स्टैटिक पोर्शन में आता है। जो चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे किसी भी चीज की वैल्यू या फिर कोई भी नई चीज आती रहती है, वो डायनेमिक पोर्शन में आता है, उसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो GA हो, इकोनॉमी हो और बैंकिंग अवेयरनेस हो, हमें स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान देना है और करंट, दोनों ही एस्पेक्ट को जब हम साथ लेकर चलेंगे और उनमें भी हमें उनके कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स पढ़ने होंगे, तब जाके मेरे ये 70 नंबर पूरे होंगे और मेरा पूरा जो है करंट अफेयर और GA कंप्लीट होने वाला है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पर ध्यान देना है। मैं PYQ जब डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे कि कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मॉडरेट पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, ठीक है, तो आपने जो आपका इंग्लिश है उसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। रही बात करंट अफेयर की, जिसमें आपका इकोनॉमी भी आ जाता है और बैंकिंग नॉलेज भी आ जाता है, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों, ये आपने पढ़ा होगा। अभी ये टाइम है कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ी वो आपको पूरी करनी है और जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज करना है। यहां पर मेजरली आपका ध्यान जाना चाहिए और फोकस जाना चाहिए करंट अफेयर्स में, क्योंकि आपने हो सकता है स्टैटिक की चीजें पढ़ रखी हो, आपको पता है इन्फ्लेशन क्या है, आपको पता है बेसल नॉर्म्स क्या है, आपको पता है FRBM एक्ट क्या है, आपको पता है कि RBI के एक्ट्स क्या है, FEMA एक्ट क्या है, ये सारा आपका स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा। बट उनमें करंट अपडेट हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो इस पोर्शन पर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है। अगर मान लो एक दिन में आप 4 घंटे अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी, तो
उस 4 में से 50% यानी जितना भी नंबर ऑफ आवर्स आप टाइम अभी डिवोट कर पा रहे हैं उसमें से 50% आपको करंट अफेयर पर देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर आपका जीए में भी आएगा, इकोनॉमी में भी आएगा और बैंकिंग नॉलेज में भी आएगा। अगर आप 5 घंटे दे पा रहे हैं तो 2.5 घंटे आप कर लीजिए करंट अफेयर। सो जितना भी टाइम दे पा रहे हैं उसका 50% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पर देना पड़ेगा, तब जाके आप डेफिनेटली इसमें जो है सक्सेसफुल रहेंगे। ऑल्सो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बैंकिंग नॉलेज का, मैम मेरा बैंकिंग नॉलेज का स्टैटिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो दूसरे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लीजिए ताकि मार्क्स वहाँ पर कॉम्पनसेट कर सको, क्योंकि सेक्शनल यहाँ पर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ना सेक्शनल कट ऑफ है और ना नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ अब पेपर को समझने के लिए हमें सबसे पहले आज ही, जब ये लेक्चर सुन रहे हैं आप, इस सेशन के जस्ट बाद आपको पीवाईक्यू फटाफट डाउनलोड कर लेने हैं पिछले कुछ सालों के। पीवाईक्यू से आपको 2 चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले कि किस तरीके का पेपर आता है, मतलब इजी है आपके लिए, आपको खुद एक एनालिसिस आ जाएगा कि आपको पेपर इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है। आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी है। दूसरी चीज कि कौन से एरिया से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या स्टैटिक के ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं या करंट के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट में भी कौन से एरिया से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो ये 2 काम आप जरूर कर लीजिएगा, एक पीवाईक्यू को देखना है आपको और एक सिलेबस को अपनी डेस्क पर ही, अपने वॉल पर ही चिपका लीजिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम की हमें कमी है तो हमें क्लैरिटी जरूर रखनी है। जब टाइम की कमी होती है तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है कि कहां से करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर प्रेफर करते हैं, कुछ वीकली करते हैं और कुछ का होता है, इनफैक्ट मेजरली इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिनका ये होता है कि मैम हमें मंथली पीडीएफ जो है वो आप कहीं से प्रोवाइड करवा दीजिए, या हम ऑलरेडी मंथली पीडीएफ कहीं से कवर कर रहे हैं। मंथली पीडीएफ जो है मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि मेरी मंथली पीडीएफ में ना मेरा पूरा जीए भी हो जाता है, जिसमें मेरे स्टैटिक पोर्शन भी हो जाते हैं। प्लस स्टैटिक पोर्शन का मतलब है कोई नेशनल पार्क है, कोई रेलवे है ना, किसी मिनिस्टर का नाम है, किसी मिनिस्ट्री का नाम है, उस तरीके के स्टैटिक पोर्शन मेरे हो जाते हैं। प्लस मेरा करंट भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा मेरे इकोनॉमी का भी करंट हो जाता है और मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट भी हो जाता है, बैंकिंग और माफ कीजिएगा बैंकिंग नॉलेज का करंट भी मेरा जो है यहाँ पर हो जाता है। तो मैं मंथली मैगजीन प्रेफर करता हूँ। दिस इज गुड, अगर आप ये प्रेफर करते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि मंथली मैगजीन में आपका काफी कुछ कवर हो जाता है, आप जहां से भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, बस मेक श्योर करिएगा कि जो चीजें नहीं होती, जैसे बैंकिंग नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन आपको मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगा, वो आप अलग से करिएगा। इकोनॉमी का भी आपको स्टैटिक पोर्शन मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगा, वो आप अलग से कीजिएगा। ठीक है, सो ये चीज आपको करनी है। और अगर मैं राइट स्ट्रैटेजी अभी बताऊं, क्योंकि 1 महीना बचा है, तो अभी डेली और वीकली छोड़ दीजिए, अभी आप मंथ वाइज जाइए। ठीक है, मंथली मैगजीन्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। मंथ भी आपको कितने कवर करने हैं, 4 महीने पर अभी आप फोकस कीजिए। 4 महीने का मतलब है आप रिवर्स अप्रोच रखिए। और ठीक है, रिवर्स का मतलब है कि पहले जो एग्जाम के जस्ट पहले वाला मंथ है मैं उसको पढ़ूंगा। अभी दिसंबर आया नहीं है, कोई बात नहीं, तो नवंबर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले नवंबर के करंट अफेयर पूरे करने हैं, फिर मैं अक्टूबर पे आऊंगा, फिर मैं सितंबर पे आऊंगा। ठीक है, तब तक मेरा दिसंबर हो चुका होगा, तो फिर मैं दिसंबर के करंट अफेयर करूंगा। राइट, इन 4 महीनों पर आपको मैक्सिमम फोकस देना है। इन 4 महीनों के करंट अफेयर आपको 100% पढ़ने हैं। अगर टाइम परमिट करे तो आप फिर जुलाई और अगस्त के साथ भी जाइएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इन 4 महीनों के ही पढ़िएगा। 3 से 4 महीनों के ही करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं, है ना। मंथली मैगजीन उठाइए, जो भी आपको समझ आती है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वो मंथली मैगजीन उठाइए, उसको कवर टू कवर कंप्लीट कीजिए। और रिवीजन का भी टाइम जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, बिना रिवीजन के पढ़ाई जीरो होती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना। तो रिवीजन का टाइम जरूर रखिएगा और 4 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस करिएगा। और अभी मंथली ही फॉलो करो, अभी वीकली और डेली मत कीजिए, क्योंकि ना तो हमारे पास उतना टाइम है, ना तो एग्जाम में उतना टाइम है, और ना आप लोगों के लिए उतना टाइम बचा, आप लोगों के पास उतना टाइम है। ठीक है, चलो, तो अभी करना क्या है, हमें अपने दिनों को, जब तक हमारा एग्जाम है, एग्जाम हमारा है जनवरी में। ठीक है, जनवरी को मैं इसलिए काउंट नहीं करूंगी, बेशक चाहे मेरा 15 के बाद पेपर हो या 15 से पहले पेपर हो, मैं वो दिन काउंट नहीं करूंगी। ठीक है, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अगर मुझे एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं तो अच्छा ही है।
है ना। बट मैं तो वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर करूंगी, इसलिए मैं अभी अपने दिमाग में हम रख रहे हैं कि जी 1 महीना है मेरे पेपर को, यानी दिसंबर है मेरे पास, जिसमें मैं कुछ भी करना है मुझे। जनवरी के दिन अगर मुझे मिल गए 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो ठीक है, मेरा बड़ी और अच्छा रिविजन हो जाएगा, राइट। सो आप अभी अपने दिन को डिवाइड कीजिए, दो चीज़ों में डिवाइड कीजिए, टिल 15th ऑफ दिसंबर और उसके बाद पोस्ट 15th ऑफ दिसंबर। टिल 15th ऑफ दिसंबर में आपको क्या करना है, अपने पहले स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को फाइंड आउट करना है। जो आपके वीक एरियाज है सबसे पहले उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। मान लो आपको बैंकिंग नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन नहीं आता है तो मेक श्योर कि आप अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो। उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसी के नोट्स बनाओ, क्योंकि ये अभी सही टाइम नहीं है कि आप एंड टू एंड सारा सिलेबस के नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे, 1 महीना कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो नोट्स मत बनाओ अभी, है ना। ये जो थिंग्स टू अवॉइड में था ना, मैं एक बार वो पूरा दोबारा से ले लूंगी कि क्या क्या चीजें अभी नहीं करनी। तो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ दिख रहा है या आपको लगता है कि मैं इसको लिख लेता हूं ताकि मेरे को रिवाइज करने में मदद आए, तो वही चीज लिखो, बस सारी चीजें मत लिखो, ठीक है। सो आप जिस चीज में वीक है उस चीज को यहां पर कंप्लीट कीजिए, और अभी यानी 15th दिसंबर तक ही आप मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर को दीजिए। इंग्लिश की जितना भी आप टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, इंग्लिश को साइड बाय साइड थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखरोगे, उतना ज्यादा पॉलिश होगा आपका, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए PYQ को यूज कीजिए, और जहां पर भी आपको फ्री, इवन अडर 24/7 के ऐप पर भी फ्री MCQs डलते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अभी इन 2 सब्जेक्ट्स में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। रही बात GA, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज की, वहां पर आपको पढ़ना और प्रैक्टिस दोनों करना है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट 15th ऑफ दिसंबर, मतलब 15th ऑफ दिसंबर तक आप इतना हो जाइए कि आपने जो आपका वीक सब्जेक्ट था उस पर काम कर लिया, करंट अफेयर को थोड़ा सा काबू में कर लिया, यानी 2-3 महीने के मैंने एक बार तो एटलीस्ट चलो रीडिंग लगा ली है, एक बार लगा ली है, रिवीजन की बात नहीं कर ली, 2-3 महीने के एक बार कंप्लीट कीजिए और अपने वीक एरियाज पर काम कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद 15th ऑफ दिसंबर के बाद आपको रिवीजन पर फोकस करना है। आपको कोई भी चीज जो भी आपने पढ़ी है उसको 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना है, तभी आप उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और यहीं पर आपको MCQ भी लगाने हैं, ठीक है। अब देखो दो टाइप्स के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप 15 के बाद अपना MCQ लगा सकते हो, बट आपके पास इतना कंटेंट है, मतलब आपने पढ़ी हुई है चीजें कि आप MCQ अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप MCQ अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है उसमें। MCQ तो अच्छा ही है जितना आप अटेम्प्ट करोगे। बस एक चीज ध्यान रख लेना, जब एग्जाम की डेट आ जाए उससे 1 हफ्ता पहले MCQ करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि MCQ अननेसेसरली आपको टेंशन दे देते हैं लास्ट मोमेंट पे। 1 हफ्ते पहले तक आपको जितने MCQ करने हैं आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं अगर आपको एक नंबर दूं तो यहाँ पर सेट ऑफ MCQ की मैं बात कर रही हूँ, तो 10 से 15 सेट ऑफ MCQs आप कीजिएगा अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और आप कितना स्ट्रांग और कितना वीक है उस हिसाब से 10 से 15 अगर आप कर लेंगे तो डिसेंट इनफ है। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से रिविजन और अच्छे से MCQ करे हैं, ये 3 चीजें आप करेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। नाउ अब जो हमने सवाल शुरू में रेज किए थे उन पर एक बार आ जाते हैं कि हमारे सारे सवाल डील हो चुके हैं या नहीं। हाउ मेनी मंथ्स के करंट अफेयर, 3 से 4 महीने के करंट अफेयर हम करेंगे, और वो भी रिवर्स मैनर में, यानी नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, लाइक दैट, ठीक है। नोट्स बनाने हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाने हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि नोट्स बनाए, पढ़ाई भी करे, समझे भी चीज़ों को, उनको रिविजन भी करे, MCQ भी करे। 1 महीने में इतना कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये करा तो एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। MCQ डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कॉन्टेंट है तो बेशक आप अभी से MCQ लगाना शुरू कर दो। अगर नहीं है, अगर ये चाहते हो कि नहीं मैम थोड़ा सा तो पढ़ ले पहले, तो 15 दिन पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने MCQs लगा सकते हो। थिंग्स टू अवॉइड, एक तो यही हो गया, नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो न्यूज़पेपर आप जो है इस एग्जाम के लिए अभी तो मत पढ़िएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है अभी करने की। और 1 हफ्ता पहले जो है आप अपने MCQs मतलब 1 हफ्ता पहले बंद कर दीजिएगा एग्जाम की डेट आने के बाद, उसके बाद मत लगाइएगा, ठीक है। और एक चीज है जो उसको कहते हैं रिवीजन। हम रिवीजन में थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देते हैं, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमें लगता है हमारा पूरा सिलेबस हो गया एंड वी आर रेडी फॉर द पेपर, रेडी फॉर द एग्जाम। बट ऐसा नहीं होता है। प्लीज 2 से 3 बार जो भी आप चीज पढ़ रहे हो सिलेबस कंप्लीट करो और उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो,
ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम थोड़े से PYQs मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का जो PYQs करने का मकसद है वो ये नहीं है कि हमें पेपर सॉल्व करना है, बस मैं आपको स्टैंडर्ड दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके के पेपर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। नाउ पहला सवाल है OMO से, तो मैं बात कर रही थी इकोनॉमी की, ठीक है, जहां पर आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हो, जिसमें अलग अलग टूल्स आप पढ़ते हो। और मैंने ये भी बोला था कि फैक्ट्स भी याद रखने हैं और कॉन्सेप्ट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगी मैं इसको, बट अगर आपको OMO का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं नहीं पता है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। दो इट इज अ इजी क्वेश्चन, आसान सवाल है ये, बट उसके लिए कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही है। इट इज वन ऑफ द मेजर्स जो RBI लेता है टू कंट्रोल क्रेडिट एक्सपेंशन इन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है यहाँ पर सेल और परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, या फिर अलग अलग तरीके के बॉन्ड जो है वो इशू करे जाते हैं, ऑक्शन होता है गोल्ड का, या फिर डायरेक्ट फाइनेंस जो है वो किया जाता है टू दी बोरोवर्स। अगर आपने अगेन पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर सेल एंड परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा OMO के बारे में पढ़ा है। एक और सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सवाल उस पर पूछे गए हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमेशा न्यूज में रहते हैं, इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है कि क्या अभी प्रेजेंटली आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब यहाँ पर पूछा हुआ है, आपके सवाल में, आपके एग्जाम में हो सकता है रेपो रेट का मतलब पूछ लें। इजी क्वेश्चन अगेन। चलिए अगला देख लेते हैं, द स्टैंड्स ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी इज। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मॉनेटरी पॉलिसी से ही एक सवाल है कि क्या एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी से RBI यहाँ पर करना चाहता है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, काफी फैक्चुअल सवाल है और बहुत इजी है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, ठीक है, इस पे आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। और यहाँ पर एक IR से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जहाँ पर ब्रिक्स आप सभी को पता है, उसमें R की फुल फॉर्म पूछी है और मुझे नहीं लगता ये किसी को भी नहीं आता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम इजी क्वेश्चन में डालेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम इजी होते हैं, जिनको हम लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आप जो बहुत ईजी क्वेश्चन है उनको डेफिनेटली करें। दूसरे नंबर के होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट सवाल। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ यहाँ पर। तो 3 तरीके के सवाल आपको किसी भी पेपर में देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वेरी इजी, जो आपको 100% करने होते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा जो आपका कंपटीशन है वो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आप पीछे हो सकते हो अपने कट ऑफ में। दूसरे होते हैं मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट है जी, ये डिपेंड करता है आपने कितनी प्रेपरेशन करी है और आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत पर ये डिपेंड करता है, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी प्रिपरेशन करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरे होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आजकल तो एग्जामिनर डिफिकल्ट नहीं, मैं बोलूंगी वेग क्वेश्चन पूछ रहा है। वेग यानी अजीब से क्वेश्चन जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता है पूछने का। ठीक है, बस इन क्वेश्चन से मत घबराइएगा। ऐसे एग्जाम में आपको मतलब वैरी करता है, 7 से 12 क्वेश्चन आपको जो है वैरी करता है, कितने भी क्वेश्चन जो है बहुत वेग से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है। इनसे मत घबराइएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं आते, तो ये कट ऑफ में वैसे भी नहीं इंपैक्ट करने वाले। ठीक है, ये किसी को भी नहीं आएंगे, तो इनको छोड़िए, सिर्फ इन दोनों पर ध्यान दीजिए। ये तो आप किसी भी तरीके से मिस कर ही नहीं सकते, और जितनी मेहनत करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आएंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रखिए। राइट, चलिए, सो आई गेस आपको हमने जो है काफी ऑलमोस्ट सारी चीजें जो डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं डेली करंट अफेयर के सेशन लेती हूँ, वो भी, उसकी PDF भी इसी टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। नाउ जैसा कि मैंने बोला, हमारे पास 1 महीना है, और इस 1 महीने में देखिए बहुत सारे एग्जाम्स की ना एक नेगेटिव बात ये होती है कि कोई एक किताब या कोई एक सोर्स नहीं होता जहां से हम सारे नोट्स बना सकते हैं, या फिर सारी, मतलब चलो एक किताब पढ़ ली मैंने और मेरा पूरा सिलेबस हो गया, या 2 किताब पढ़ ली मेरा पूरा सिलेबस हो गया। ऐसा नहीं होता, हमें 3-4 वेबसाइट्स देखनी है, अलग अलग जो है किताबों से पढ़ना है ना। तो इतना 1 महीने में हम नहीं कर पाते हैं, दैट टू विद अ जॉब के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये सारा करना, फिर नोट्स बनाना, उनको पूरा लिखना है ना, एक जगह इकट्ठा करना। इसीलिए
हम आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लाए हैं SBI CBO पे, जहां पर पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपका टेस्ट से लेके यानी ऑनलाइन पेपर से लेके इंटरव्यू तक का ये बैच है। 1 दिसंबर को ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 250 से ज्यादा घंटों की क्लासेस दी जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों ही है, ठीक है। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जॉब के टाइमिंग्स के हिसाब से हम अपनी लाइव क्लासेस रखें, बट फिर भी अगर आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो हम रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको उसी दिन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पूरे जो है सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं कुछ हमारे जो एक्स सर्विंग मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड होंगे पैनल में, राइट। यहाँ पर अनलिमिटेड डाउट आप हमसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, इंटरव्यू तक की गाइडेंस मिलेगी। तो सारा डेडिकेटेड कोर्स सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद सिर्फ आपका इतना काम रह जाएगा कि आपको जो हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसको सिर्फ रिवाइज करना है। मॉक पेपर्स भी आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऐप पर। जैसे ही आप ऐप पर जाते हैं, ऐप पर रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर SBI CBO दिखेगा, SBI CBO। हाँ जी, SBI CBO ये वो बैच है जिसमें आपको सारी चीजें जो है दिख जाएगी। कौन सा टीचर कब कितने बजे क्या पढ़ाने वाला है, सारा स्केड्यूल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे, हमने इसके लिए एक कोड रखा है विच इज Y674। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पे। मैं आपको दिखा देती हूँ। 3679 का ये बैच है जिसमें आपको टेस्ट प्लस इंटरव्यू यानी आपके दोनों ही फेजेस इसमें कवर करवाए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से इसमें एनरोल किया तो, ठीक है। सो आप 1 महीने को वाइसली यूटिलाइज कीजिएगा। कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो ये कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है और मेरा टेलीग्राम भी, आप मुझसे वहां से कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प किया होगा इस वीडियो ने। थैंक यू, बाय बाय।